अगर हमारे टीचर को ये पता होता कि इमोशनल क्लाइमेट क्लास की किस तरह से होनी चाहिए, तब शायद हमारी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता। क्लास में बच्चों को कैसे खुश रखना है, क्लास में बच्चों को जो भी हम पढ़ा रहे हैं किस तरह से पढ़ाएं जो कि उनके दिमाग को छू जाए, दिल को छू जाए, इस तरह से क्या हो सकता है। लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। डिपेंडिंग ऑन किस तरह की आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट है, आपकी नॉलेज एक्विजिशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। एडोलेसेंस को जनरली सेकेंड क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। क्रिटिकल पीरियड एक होता है डेवलपमेंट। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, एडोलेसेंट्स जो होते हैं, एडोलेसेंट कौन सी एज ग्रुप आपको पता है? 13 से शुरू होती है, टीन एज बोलते हैं, 18-19 तक तो जाता ही है, लेकिन उससे बियॉन्ड भी जाता है। हमारे एक जनरल आइडिया ये है, मतलब नॉलेज हमारे दिमाग में ये है कि शायद ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद वो सेटल हो जाता है, सारे कुछ डेवलपमेंट कंप्लीट है। और बार बार इसी को मैं दोहराती भी हूँ कि ब्रेन डेवलपमेंट नेवर कंप्लीट्स। ओके, सो इट्स अ पीरियड विच स्टार्ट्स विथ प्यूबर्टी एंड एंड्स विथ स्टेबिलिटी इन लाइफ। स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सेटलिंग डाउन इन लाइफ। जैसे एजुकेशन खत्म हो गई, नौकरी मिल गई, काम कर रहे हैं, शादीशुदा हुए हैं, ये सारे सेटल हो गए, हम लोग एडल्टहुड रीच कर गए। ड्यूरिंग एडोलेसेंस, बॉडी एंड ब्रेन एक्सपीरियंस अ वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस दैट मेक दिस पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टाइम ऑफ learning opportunity and as well as risk for students. As the human brain prepares for adulthood, its development depends strongly on the learning environment provided during adolescence. ये मेरे लोग बोलते हैं कि 5 साल की उम्र में जो हो गया वो हो गया, उसके बाद और ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर लैंग्वेज बच्चा ने सीखा नहीं 5 साल के अंदर, तो शायद ये डिफिकल्ट होगा उसके लिए सीखने के लिए, ये हम लोग सोचते हैं। तो इसको हम लोग क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। कुछ लोगों ने, रिसर्चर्स ने बाद में इसको क्रिटिकल पीरियड ना बोल के सेंसिटिव पीरियड बोले, क्योंकि क्रिटिकल पीरियड अगर हम लोग बोलेंगे इसका मतलब उसके बियॉन्ड और कुछ डेवलपमेंट होगा ही नहीं। लेकिन अगर सेंसिटिव पीरियड बोलेंगे इसका मतलब उसी पीरियड में हमारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी हम लोग सीख लेंगे। अगर 3 साल के बच्चे को अगर जनरली क्या होता है, सपोज एक हिंदी स्पीकिंग फैमिली है, उन लोग शिफ्ट हो गए तमिलनाडु, वहाँ पे तमिल भाषा है। 3 साल का बच्चा जो है वो 5-6 दिन में तमिल पिकअप कर लिया, लेकिन माँ कर नहीं पाई, इतनी जल्दी नहीं कर पाई, उसको लगा शायद 1 साल। तो ये जो फर्क होती है बच्चों में और एडल्ट में, ये है कि बच्चों की ब्रेन जो है वो सेंसिटिव होता है उस समय। एडल्ट सीख लेंगे लेकिन उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए क्रिटिकल पीरियड ना बोल के हम लोग उसको सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं। तो ब्रेन डेवलपमेंट अगर इन्वेस्ट एनवायरनमेंट की प्रोवाइड करने की बात हो या टीचिंग की बात हो, तो मैक्सिमम इम्पैक्ट होती है बचपन में। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीरियड हमारे लिए होता है एडोलेसेंस, इसीलिए उसको हम सेकेंड क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। सो हम लोग यहाँ पे 2 स्टेजेस के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, एक है अर्ली चाइल्डहुड और एक है एडोलेसेंस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एडोलेसेंट की ब्रेन हो या यूथ की ब्रेन हो, इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी भी ये बन रहा है, मतलब जैसे कारपेंटर कोई चीज काट के लकड़ी को जैसे चेयर बनाता है, इसी तरह से ये अभी लकड़ी कट रहा है और चेयर बन रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर हम ब्रेन को ऐसे देखें, ऐसे मैं मुट्ठी बना रही हूँ, ठीक है, तो ये जो एरिया है आपका, ये है प्री फ्रंटल और फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है।
इसको खोल दे, ये है लोअर ब्रेन। लोअर ब्रेन में हम लोग का आता है, क्या क्या चीजें आती है, लिम्बिक सिस्टम जिसमें हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एमिगडाला ये सारे होती हैं, हिप्पोकैम्पस भी होता है, ठीक है। तो ये लिम्बिक सिस्टम है, लोअर ब्रेन है, और ये है, इसको बंद कर दे तो ये फ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो अगर डेवलपमेंट आप देखेंगे तो डेवलपमेंट इस हिसाब से जाता है, सबसे लास्ट में होती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये एडोलेसेंट टू यंग एडल्टहुड जो पीरियड है उसमें मैक्सिमम हमारी डेवलपमेंट होती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। एमिगडाला उस समय पूरा कंप्लीट डेवलप हो चुकी है, सेरिबेलम हो चुकी है, लेकिन फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी भी डेवलप हो रहा है। इसका इंप्लीकेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट है, आपको मैं बताऊंगी। एडोलेसेंट की ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है उसमें 3 चीज होता है। एक है प्रोलिफरेशन जो 10 से 12 साल के अंदर होती है, जिसमें कि ब्रेन की मैटर, जो ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है, उसका डेवलपमेंट होती है और न्यू कनेक्शंस डेवलपमेंट होता है। प्रूनिंग होती है जो मैं फर्स्ट सेशन में आपको बता रही थी। प्रूनिंग होता है 16 से 17 साल के अंदर, तो 16 to 17 ईयर्स प्रूनिंग काफी होती है ब्रेन न्यूरल कनेक्शंस की। और जो थर्ड चीज है वो है माइलिनेशन। माइलिनेशन होता है लेट एडोलेसेंस टू एडल्टहुड। ये माइलिनेशन क्या होता है, आपको अगर याद होगा जो मैं आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दिखा रही थी पहले फर्स्ट सेशन में, उसमें जो एक्शन दिखा रहे थे इसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, एक्शन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक था, उसके ऊपर एक कवरिंग ऐसे थी, एक्शन के ऊपर ऐसे कवरिंग था। वो जो कवरिंग है वो फैटी एसिड का होता है, ठीक है, और वो कवर करता है एक्शन को। और ये कवर की मेन पर्पस होती है कि कितनी फास्ट आपकी ट्रांसमिशन होगी। तो जिन एक्शन में माइलिन शीथ होगा, कवर होगी, उस एक्शन के थ्रू इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट मूव होगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब एडोलेसेंट स्टेज में, जैसे लेट एडोलेसेंट टू एडल्टहुड, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल में काफी इंप्रूवमेंट होती है, क्योंकि माइलिन शीथ उसमें काफी डेवलपमेंट होता है। इसमें और एक चीज आपको बाकी सेशन में शायद पता चलेगा, बट अभी मैं बता देती हूँ। जैसे ब्रेन में ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर इसलिए होता है कि ग्रे मैटर की जो मैटर है वो शीथ के बिना ही होता है। व्हाइट मैटर व्हाइट हो जाता है बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ, ठीक है। तो ये 3 चीज होती है एडोलेसेंट स्टेज में जो कि सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन इसका है फॉर लर्निंग एंड टीचिंग। एक है प्रोलिफरेशन, उसमें काफी डेंड्राइट्स की ग्रोथ होती है। सेकेंड है प्रूनिंग, कटिंग होती है, जो जो यूज नहीं होता है वो कट जाता है। और थर्ड है माइलिनेशन, और माइलिन शीथ डेवलप होती है जो कि न्यूरल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, फास्टर न्यूरल ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। प्रोलिफरेशन इन अर्ली एडोलेसेंस, द ह्यूमन ब्रेन इंक्रीजेस द रेट एट विच it forms synapses or connections between the brain nerve cells. This burst of neural activity strengthens communication networks between brain regions and build an individual's capacity to engage in complex mental tasks. Pruning. Following this intense period of synaptic formation, the adolescent brain engages in high levels of synaptic pruning, a process that removes really unused connections in the brain. This process makes the brain more efficient by allowing it to change structurally in response to the demands, activity and stimulation from an individual's environment, resulting in specialization of brain. Myelination.
आप इलेक्ट्रिकल वायर देखे होंगे, बाहर वो प्लास्टिक की वायर, मतलब वायर को कवर करने के लिए प्लास्टिक होता है। वो प्लास्टिक क्यों होती है? क्योंकि वो वायर कवर प्रोटेक्टेड रहे। इसी तरह से एक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी माइलिन शीथ होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो कंस्ट्रक्शन में है, अभी बन रहा है एडोलेसेंट में, वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। While synaptic pruning and myelination occur throughout different periods of life, during adolescence this process occurs in brain regions known as prefrontal cortex. ये जो pruning है, myelination, ये सारे एज ग्रुप में तो होता है, लेकिन adolescence में ये मैक्सिमली होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, जिसकी वजह से कि हायर कॉग्निटिव फंक्शंस जो है, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, प्लानिंग, मेमोरी, ये सारे कंट्रोलिंग इम्पल्सेस, इमोशन रेगुलेशन, ये सारे जो प्रोसेसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, वो भी काफ़ी अच्छे से डेवलप होती हैं उसी पीरियड में। ठीक है, अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप हो रही है तो इसका इम्पैक्ट हमारे डेवलपमेंट में, मतलब बच्चों की डेवलपमेंट में किस तरह से होता है? प्रोसेसिंग स्पीड कम होगा क्योंकि माइलिन शीथ अभी बन रहा है। जब तक वो यंग एडल्टहुड स्टेज रीच नहीं कर देते हैं तब तक प्रोसेसिंग स्पीड उनका कम होगा। लेकिन माइलिन शीथ बन रहा है तो इफ यू कंपेयर एडोलेसेंट विद चिल्ड्रन देन प्रोसेसिंग स्पीड डेफिनेटली एडोलेसेंट की ज़्यादा होगी, लेकिन ये एडल्टहुड की प्रोसेसिंग स्पीड अभी रीच नहीं किए हैं। एबिलिटी टू रीड इमोशंस एंड थिंक थ्रू can be affected, more reactive to situations, use of emotions rather than being rational. अब जब मैं ये दिखा रही थी ब्रेन, ये है फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये है एमिगडाला। एमिगडाला की डेवलपमेंट हो चुकी है और एमिगडाला हमारा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इमोशंस। सारे इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू एमिगडाला। इसका मतलब एडोलेसेंट आर क्वाइट इमोशनल, उनको सब कुछ इमोशन एक्सपीरियंस होती है, सेंसिटिव है बहुत, लेकिन उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इमोशन कंट्रोल उन लोग नहीं कर पाएंगे, इमोशन रेगुलेशन उन लोग नहीं कर पाएंगे, और दैट इज द मेजर प्रॉब्लम दैट वी हैव ड्यूरिंग एडोलेसेंस। क्योंकि उनका इमोशन सेंटर तो बहुत डेवलप हो गया है, लेकिन जो रीजनिंग और रैशनल वाला सेंटर है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। जिन पेरेंट्स को, जिन टीचर्स को ये लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत दुष्ट है, किसी के बारे में सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, क्लास में डिस्टर्ब करते हैं और थोड़ी सी चीज़ों में गुस्सा हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है उनका, क्योंकि उनका इमोशन एक्सप्रेशन का है, उसको कंट्रोल करने की अभी कैपेसिटी बनी नहीं है, अभी वो बन रहा है। जब बनेगा तब जाके वो कंट्रोल कर पाएंगे। अभी हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं लेकिन उन लोग कर नहीं पाएंगे, राइट? तो इसीलिए इसका भी सिग्निफिकेंस हमारे लिए बहुत है क्लासरूम टीचिंग के लिए। उनका जो स्लीप की नीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एडोलेसेंस में, और ये होनी भी चाहिए। मे बी इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ नेचर कि उनका जितना, अगर आप रिलेट करेंगे, पहली सेशन में मैंने बताया था कि डेंड्राइट्स की ग्रोथ किस समय ज़्यादा होता है? जब हम सोते हैं। तो बच्चों को जितना आप अलाउ करेंगे एडोलेसेंट को सोने के लिए, उतना उनका डेंड्राइट्स की मैच्योरेशन होगी, कनेक्टिविटी वेल डेवलप्ड होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में बच्चों को इतना सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? पेरेंट्स भेजते हैं ट्यूशन, पेरेंट्स भेजते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आज गिटार क्लास है, कल बास्केटबॉल खेलने जाएगा, परसों और कुछ करेगा, फिर उसके साथ साथ स्कूल से आएगा तो ट्यूशन में जाएगा। बहुत ही एग्जॉस्टेड हो जाते हैं,
फिर भी उनको टाइम नहीं मिलता है सोने के लिए। एग्जाम की डिमांड इतना होता है। आई रिमेंबर माई चिल्ड्रन, उनका कोर्स खत्म नहीं होता था, रात भर जागते जागते उन लोग पढ़ते थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। हम लोग को लगता है, बच्चों को लगता है कि नहीं पढ़ेंगे तो शायद याद नहीं आएगा क्लास में, लेकिन एक्चुअली उसका उल्टा होता है। अगर सो जाते हैं तो जितना पढ़ाई हुआ है उतना एटलीस्ट याद आ जाएगा। तो सोने की बहुत जरूरी होती है। स्ट्रेस, टायर्डनेस, चैलेंज कैन कॉज मिसफायर न्यूरल वॉकीनेस, जो कि मतलब अनकंफर्टेबलनेस, मतलब उनको अनकंफर्टेबल लगेगा, ये सारे चीज होगा एडोलेसेंस में। ब्रेन्स वेरी अडेप्टेबल एंड कैपेबल ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ लर्निंग, तो इसीलिए हम लोग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की ग्रोथ की जिम्मेदारी हमारी है ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जैसे कि कौन सी क्लासेस होंगे ये बच्चे, सिक्स्थ ऑनवर्ड्स हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हीं की जिम्मेदारी हमारी है हाउ टू डील विथ और हेल्प देम ग्रो देयर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जब बच्चे इमोशन रेगुलेशन नहीं कर पाते, हमारी ड्यूटी है टू हेल्प देम डू इट। कुछ किस तरह से स्ट्रैटेजी उनको सिखाएंगे जिस तरह से वो कोप कर पाएंगे इससे। ये ना कि उसको पनिशमेंट देंगे, बदतमीज कर रहा है, सुन नहीं रहा मेरी बात, उसको पनिशमेंट, इससे नहीं होगा। क्योंकि ये हमारे जानने की जरूरी है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप हो रहा है। इसीलिए ब्रेन साइंस की नॉलेज हर टीचर को होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता तो टीचर को पता नहीं चलेगा एक्चुअली इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे ग्रोथ हो रही है। खाली टीचर का क्यों, सबको होना चाहिए, सबको ये पता होना चाहिए कि एडोलेसेंट इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। और ये नहीं कि एक दो बच्चे ऐसे कर रहे हैं, दुनिया भर के किसी भी माँ बाप को पूछ लीजिए आप कि आपकी बच्चा जब टीनेज रीच किया तो क्या हुआ, सब बोलेंगे ऐसे कि फर्क तो हमें महसूस हुआ है और पेरेंट्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। लेकिन हाँ, डिफरेंस ये है कि कुछ पेरेंट्स के बच्चे शायद सुलझे हुए थे और सुलझ गए बिकॉज ऑफ एफर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे वर इन। तो एनवायरमेंट उनको हेल्प किया, इसीलिए उन लोग कोप कर लिए। बाकी कुछ बच्चे शायद कर नहीं पाए क्योंकि उनका एनवायरमेंट इतना सपोर्टिव नहीं था। लेकिन ये ट्रू है फॉर एवरीबॉडी and that indicates that it's a developmental pattern. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है? इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्स्ट्रैक्ट थॉट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, पर्सपेक्टिव टेकिंग मतलब दूसरे की नजरिया से देखना, फ्यूचर थिंकिंग, हैविंग अ फ्यूचर थॉट, डिले ग्रेटिफिकेशन मतलब मुझे अभी कुछ नीड है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करके उसको डिले कर सकूं। इंपल्स कंट्रोल, गुस्सा आ रहा है लेकिन गुस्सा ना करूं। तो ये सारी चीजें हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की काम है, लेकिन ये एडोलेसेंस में डेवलप नहीं हुआ है। मैं अभी स्लाइड में कुछ दिखाऊंगी और आपको ये पढ़ना है और नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करके बोलना है, ठीक है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है? अब उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कीजिए। ये देखना नहीं, आप पलट जाइए। अब इसको अल्फाबेटिकली बताइए। नहीं नहीं, फ्राइडे ठीक है, आप बोल रहे थे फ्राइडे, बताइए फ्राइडे, उसके बाद मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, संडे। ठीक बोल रहे हैं? ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे आप बोल दिए थे, आप बोल रहे थे। फ्राइडे, मंडे। नहीं, वो तो हो गया, आपको दिखा दिया मैंने। अब ये जो एक्सपीरियंस आपका मैं पूछ रही हूँ, जब आप कर रहे थे तो आपको डिफिकल्टी महसूस हो रहा था?
ये किस लिए हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था कि हमारी आदत बन चुकी है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे बोलने का। नाउ अगर जब आप रुक के फिर इसको अल्फाबेटिक, हमारी जो न्यूरल नेटवर्किंग हुई है इसी तरह से हुआ है कि मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा। ये न्यूरल नेटवर्किंग हमारा हो चुकी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो जब इन लोग अभी उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए कोशिश किए, इट्स अ न्यू टास्क फॉर देम, तो अभी उनको अभी और टाइम चाहिए टू मेक दैट न्यू न्यूरल कनेक्शन। समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर आपको और कोई एक्टिविटी दिए जो कि आपको मतलब जिसका आदत आपका बन चुका है, और आपको बोलें कि आप इसको दूसरी ऑर्डर से बोलिए, इसी तरह से आपको डिफिकल्टी महसूस हुआ ना? क्योंकि आपके न्यूरल कनेक्शन जो है ब्रेन में वो एक ही तरह से बन चुका है, आदत बन चुकी है उसको चेंज करना मतलब और न्यूरल कनेक्शन नया बनाना है, इसीलिए हमें डिफिकल्टी होती है। राइट? ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। एक तो इसमें इम्पल्स कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, रेगुलेट कर रहे हैं ना अपने आप को कि मुझे अभी नहीं खाना है, वेट करना है। लेकिन उस रेस्टलेसनेस आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उनमें बहुत रेस्टलेस थे। कैसे कुछ बच्चे तो मतलब जैसे डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन जो रैबिट वाला पहना था वो तो ऐसे करके मतलब उसको तरफ देख ही नहीं रहा था मैस्मोलो को। तो ये सारे बिहेवियर इंडिकेटर्स है जो इंडिकेट करता है कि इन लोग सेल्फ रेगुलेट करना सीख रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं। इनका भी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए कुछ कुछ लोग तो खा भी चुके हैं। कितना टाइम कंट्रोल करेंगे? कर नहीं पाएंगे। सो डिले ग्रेटिफिकेशन, इम्पल्स कंट्रोल, ये सारे बच्चों में डेवलप होती है, वो कर नहीं पाते हैं इतना। कलर को नेम करना है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऐसे कलर का नाम बताना है, पढ़ना नहीं है, स्पेलिंग नहीं पढ़ना है, खाली कलर नाम बताना, बोलना है। बोलिए कोई एक जने। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, पिंक, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लू, येलो, ब्लू, पिंक, वाइट, ग्रीन, रेड। ओके, ठीक है, खड़े रहिए प्लीज। अब और एक स्लाइड में दिखाऊंगी, उसको भी पढ़िए, मतलब कलर का नाम बताइए। ठीक है, पढ़ना नहीं है, कलर का नाम बताना है। बताइए। ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, पिंक, रेड, येलो, रेड, ब्लू, येलो, ब्लू, वाइट, येलो, ग्रीन, पिंक, रेड, पिंक, ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड, रेड, ब्लू, पिंक, रेड, ग्रीन। अच्छा, आपको जब फर्स्ट वाला स्लाइड में बता रहे थे, कलर का नाम बता रहे थे, अभी बता रहे हैं, उसमें फर्क लग रहा है? वो इजी था रीड करना, क्योंकि उसमें कलर और जो नेम था वो सेम था, बट इट इज़ डिफिकल्ट। यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा था आपको। ये किस लिए होता है? अब बैठिए प्लीज। ऐसे क्यों होता है? ये तो कुछ हमारे यहाँ पर हो रही है, नहीं? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाला जो स्लाइड है, इसमें हम लोग तो सारे लिटरेट हैं, हमको पता है कि ये स्पेलिंग जो है ये RED रेड है, लेकिन लिखा हुआ है ग्रीन में। तो एक रेस्पॉन्स तो ग्रीन बोला है, एक रेस्पॉन्स रेड बोला है, और रेड जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, इसीलिए कि ऑलरेडी हमारे एस्टेब्लिश्ड है दिमाग में कि RED रेड होता है। तो उसको इनहिबिट करना, दबा देना रेस्पॉन्स, और एलिसिट करना क्या? ग्रीन, कलर का नाम, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। न्यूरल नेटवर्किंग हो चुकी है, RED रेड,
बहुत स्ट्रांग भी है, वो डेवलप हो चुका है, बचपन से हम लोग RED रेड पढ़ रहे हैं, उसका कलर है, एक एसोसिएशन उसका भी फॉर्म हो चुका है ब्रेन में। अब उसको हम चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब न्यूरल इनहिबिशन जो है, मतलब इनहिबिशन जो है उसको हमें यूज करनी पड़ती है टू एक्साइट अनदर रेस्पॉन्स। सो रेस्पॉन्स इनहिबिशन एक्साइटेशन में हमें प्रॉब्लम होती है। ये जो एग्जाम्पल है, इट ऑल्सो हेल्प्स हाउ वी कैन कंट्रोल आवर इम्पल्सेस। ये भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ही काम है, जिससे कि हम इम्पल्स कंट्रोल के बारे में भी रिलेट कर सकते हैं कि इसमें भी इम्पल्स कंट्रोल का काम है। वॉलंटियर कुड बी एनी पार्टिसिपेंट, वहीं पे खड़े रहिए, आने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू। अब मैं इसमें जो दिखाऊंगी आप उसको पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना एट एन इंस्टेंट, ठीक है? पढ़ो। विंटर इन दिल्ली इज अ वेरी सीवियर। ठीक है, कुछ गलत था इसमें? सीवियर। हाँ, विंटर इन दिल्ली इज वेरी सीवियर। कोई गलती है इसमें? इसमें इज 2 टाइम्स। ये थोड़ा सा आपको टाइम लगाइए समझने के लिए, इसमें रिपीट हुई है नहीं, क्यों ऐसे हो रहा है? ये भी ब्रेन से ही लिंक्ड है। मैम बिकॉज ऑलवेज एक ही बार इज होता है, तो मैं प्रैक्टिस हम वही बोल देते तो हैं। तुम वही बोलोगे, क्योंकि विंटर इन दिल्ली इज वेरी सीवियर, ये एक्सेप्टेड है हमें, और ये 2 बार हुआ है या समझ में नहीं आता है, हम पढ़ने के टाइम ये पता ही नहीं चलता है, यस मैम। क्योंकि ये नेटवर्किंग ऐसे हो चुकी है नहीं। यस मैम। और एक कॉग्निटिव प्रोसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लर्निंग इज अटेंशन। पहले अटेंड करेंगे तब जाके इंफॉर्मेशन हम इंटरप्रेट करेंगे, तब जाके वो मेमोरी में जाएगा, स्ट्रॉन्गर होगा। सो अटेंडिंग टू इंफॉर्मेशन, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है परसेप्शन, देन ट्रांसफॉर्मिंग दैट इंफॉर्मेशन टू स्टोरेज सिस्टम, लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसी तरह से हमारी लर्निंग होती है। इंफॉर्मेशन हमारे सामने बहुत कुछ होता है, लेकिन उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू स्किम इट आउट। उसको हम छन के जैसे छन्नी में उसको ही लेना है, बाकी सारे इग्नोर कर देना है। जनरली यही होता है ना, बहुत सारे अनवांटेड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, बाहर कुछ म्यूजिक चल रहा है, थोड़ा बहुत तो डाइवर्ट होगा, लेकिन आपकी कोशिश रहेगी कि मेरी बात ही सुने, क्योंकि शायद ये मौका नहीं मिलेगा। नहीं, ये मैं सोच रही हूँ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। सो वी आर सिलेक्टिंग सम इंफॉर्मेशन टू अटेंड टू एंड रिजेक्टिंग अदर्स, एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन आवर लर्निंग सिस्टम। इन आवर टीचिंग वी शुड ऑल्सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट। अब इसमें थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग करने के लिए, आपको दिखाने के लिए सिलेक्टिव अटेंशन कैसे होती है, एक वीडियो दिखाऊंगी, विच इज बेस्ड ऑन अ रिसर्च ऑन अटेंशन। जैसे आप लोग को मैंने कहा कि आप काउंट कीजिए कितने वाइट ड्रेस जो पहने वो बॉल पास कर रहे हैं, तो आपका फोकस वहीं पे था। कुछ लोगों को शायद ये दिखाई भी, इतना इनग्रॉस ये होंगे काउंट में कि उनको ये पता नहीं चल रहा होगा कि बीच में एक गौरिला आ चुका है, पता नहीं चला था आपको। सो यू आर सो एंग्रोस्ड इन काउंटिंग एक्चुअली, क्योंकि वो तो आपके लिए टास्क था टू काउंट। लेकिन कुछ लोगों को पता चला है, ये नहीं कि कुछ बिल्कुल पता नहीं चला है। देयर आर फ्यू पीपल ऑल्सो हु कुड सी द गौरिला। प्रोबेबली अगर उनका काउंटिंग देखोगे उसमें गलती हुआ होगा। जिन लोगों ने बिल्कुल करेक्ट काउंट किया होगा उन्होंने शायद गौरिला को देखा ही नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने वो इंफॉर्मेशन सिलेक्ट किए हैं, फोकस किए हैं ऑन काउंटिंग ओनली। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन व्हेन वी आर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, वी आर ट्राइंग टू अटेंड इंफॉर्मेशन सो दैट
We are so focused that we are not at all distracted by anything else. क्लासरूम सिचुएशन में भी इसी तरह से हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे कि इतने फोकस रहे लोग कि बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। आपको यहाँ बाहर कुछ हो रहा है पता चल रहा है? कुछ लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, ये शायद आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा बिकॉज यू आर लिसनिंग टू मी। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट हमें इसी तरह से करनी चाहिए कि सिलेक्टिव अटेंशन हो, फोकस्ड अटेंशन हो, एंड दैट वुड स्ट्रेंथन आवर लर्निंग प्रोसेस। मैं आपको शुरू में बता रही थी अबाउट ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर और डेवलपमेंट ऑफ माइलिनेशन प्रोसेस। बचपन में देखिए आप थोड़ा सा रेड ग्रीन ज़्यादा था, ब्लू कम था 5 साल के बच्चे का। धीरे धीरे लेकिन ब्लू एरियाज वो बढ़ती जा रही है, विच इंडिकेट्स दैट माइलिनेशन इज हैपनिंग। एंड एज आई टोल्ड यू दैट माइलिनेशन इज अ प्रोसेस विच हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज लिंक्ड टू हाउ यू आर फोकसिंग अटेंशन, हाउ यू आर टेकिंग डिसीजन, हाउ यू आर प्लानिंग, हाउ यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ऑल दीज थिंग्स आर वुड बी लिंक टू हाउ यू आर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन माइलिन शीथ की डेवलपमेंट होती जाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स बढ़ती जाएगी, ऑल दिस कॉग्निटिव प्रोसेसेस आल्सो वुड इंक्रीज। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ये तीनों चीज होती है। मेमोरी रिलेटेड एक्टिविटीज जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी जैसे हमें एक पैड मिला है जिसमें कि हम लोग टेम्पोरेली कुछ लिख देते हैं, याद करते हैं व्हाइल वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे एक डैशबोर्ड मिला है उसमें कुछ लिख देते हैं, उसको बाद में इरेज भी हो जाता है। मेटा मेमोरी होती है जो एडोलेसेंट खुद को पता होता है कि मेमोरी क्या चीज होती है, मुझे मैं किस तरह से याद करूं तो मेरी समझ में आएगा। सो आई नोट्स आपको दिखाऊंगी, उसके बाद वर्ड्स को मैं बोलूंगी, आप बताइए क्या क्या वर्ड्स आपने देखा। ठीक है, बाकी लोग भी देख सकते हैं बट डोंट से इट लाउड, उनका इंटरफेरेंस होगा। मैम, काइनेटिंग थ्रेड, नाइफ, स्कायरिंग, सिल्वर, पिन, स्विंग, शार्प पॉइंट, वूल, हेटैक, हे स्टैक, साइनी, इंजेक्शन और एम्ब्रॉयडरी। हाँ, अभी आप बताइए क्या आप वर्ड्स आपने देखा। मैम, नाइफ, एम्ब्रॉयडिंग और ठीक है, और कोई बताएंगे? एनीबडी एल्स? हाँ, नाइफ, सिल्वर, बताइए। knitting, sewing, knife, embroidery, pink, silver. ओके, जस्ट निटिंग, सिविंग, एम्ब्रॉयडरी। अब ये तीनों आपके पहले आए क्यों? अरे वो जो शुरू में वर्ड आए थे ना, तो जनरली क्या होता है, कभी भी हम कुछ कोशिश करते हैं याद करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में होती है, हम कोशिश नहीं करते कि इसी तरह से याद रखें, लेकिन ये मेमोरी में ऐसे ही लिंक हो जाता है, कॉन्सेप्ट जैसे फॉर्म होती है। ये हमारे जो मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताई थी कॉन्सेप्ट मेमोरी कैसे होती है, रिकंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्स टू फाइंड मीनिंग इन इट। तो हमारे मेमोरी के लिए वो ईजी होता है, अगर मैं उसमें मीनिंग ढूंढती हूँ तब वो ईजी होगा मेरे लिए मेमोराइज करने के लिए। लेकिन ये क्या आप कॉन्शियसली कर रहे थे? नहीं ना, ये आपका ब्रेन कर रहा था, राइट? कभी भी हम लोग कॉन्शियसली सोच के इसे नहीं करते हैं, ये हमारे ब्रेन में जो न्यूरल नेटवर्किंग है वो इसी तरह से ऑटोमेटिकली हो जाता है, विच इज what I was telling in the morning कि brain always finds meaning. Search for meaning is something which is, we always say it's a characteristic of human being, but actually it's happening because of the functioning of the brain. Neural networking इसी तरह से हुई है कि हमारे meaning search करने के लिए हर समय कोशिश रहता है, and in the search of meaning we form new connections. New connections भी इसीलिए होता है, ठीक है?